सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हफ्ते की तरह आनंद वर्धन सिंह से मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल मुद्दों पर। जो इस हफ्ते के जो मेन जो मुद्दे हैं उस पर मैं बात करूंगा। आनंद, सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, और कई लोग मानते नहीं है, यहाँ कहते हैं कि ये सब नैरेटिव सेट कर रहा है कांग्रेस। ये ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है जेन जी में। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। इन ये जब कोटा गए थे, जहां पे इन्होंने पहली ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, वहां लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 4,000 छात्र वहां आए थे उस दिन। ये पहला इवेंट था इनका। उसके बाद ये देहरादून गए। वहां पे भी अलग अलग फिगर्स हैं, 2.5 लाख 1.5 लाख कोई बोलता है, लेकिन जो ऑथेंटिक फिगर है, जो मेरे हिसाब से करीब 15,000 के करीब छात्र वहां पर उसमें आए थे। जबकि वो मैदान बदल दिया गया था, इनको एक छोटा मैदान अलोकेट किया गया था, वहां पे भी सरकार डर गई थी। प्रयागराज में जब ये गए हैं, वहां एकदम से ये ब्लो अप कर गया है फिगर। मैं 50,000 एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के हिसाब से करीब 2.5 लाख लोग वहां रजिस्टर किए थे। और जहां जहां ये गए हैं, वहां पे लोकल बीजेपी सरकार ने ये कोशिश की है कि ये कार्यक्रम किसी तरह ना हो पाए। उनकी परमिशन ले ली जाती है, ग्राउंड बदल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम इनका शायद 22 अगस्त को पूना में है, और पूना में ऑलरेडी प्रोहिबिटरी ऑर्डर लग चुके हैं, और इनको ये परमिशन दी गई है। 30 कंडीशंस उस लेटर में दी गई हैं, कई सारी हैं, और उसमें इन्होंने कहा है हम सब 30 मान लेंगे। लेकिन वहां पे इनको 8 से 10,000 की अनुमति दी गई है कि इससे ज्यादा क्राउड नहीं इकट्ठा होगा। अब ये मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी इतना डरी क्यों हुई है? 8 से 10,000, जबकि आप देख रहे हैं कि पिछली बार 50,000 रहे थे। पूना में भी ये 50,000 से 1 लाख आने की उम्मीद है। तो ये डायरेक्ट वायलेशन होगा उस गाइडलाइन का जो इन्हें दी गई है। तो उसके बाद क्या करेगी सरकार वहां पे? इनके खिलाफ जाएंगे, इनको पकड़ लेंगे, जेल करेंगे? ये क्या करने जा रहे हैं आनंद? नहीं, वो सरकार वो सारे काम करेगी जिसके लिए सरकार अपना गड्ढा खुद खोद रही है। मतलब लेट अस वो दे आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि दो तीन चीजें, पहले मैं एक एक करके अलग अलग उसको सेगमेंटाइज करूं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक सी चीज है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का अगर आप सब देखिए तो उबाऊ भाषण नहीं दे रहे हैं कि एक तरफ आ गए मन की बात करने लगे कि भाई हमारे मन की बात यह है, बड़ी बड़ी बातें कही और आपको ऐसे करना चाहिए। ही वो बिल्कुल टीचर के उसमें नहीं है। वो जितना अभी तक मैंने देखा है और जो भी आप कहीं देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पे कम बोलते हैं, सुनते ज्यादा है। ये जैसे प्रयागराज में करीब 40-45 मिनट का कार्यक्रम था, तो उसमें से राहुल गांधी 10-12 मिनट थे, 13 मिनट, बाकी वो उनकी बात सुन रहे थे। तो एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा समझना भी चाह रहे हैं अपने, मतलब ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज, क्योंकि ये बहुत थोड़ी यूनिक प्रॉब्लम है। हमको और आपको भी शायद अपने घर में हम 100% आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को या उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इट इज अ लर्निंग प्रोसेस एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न। दूसरा, राहुल गांधी इनकी लीडरशिप कहीं भी लेने की बात नहीं करते। एवरी टाइम व्हेन ही गोज ही सेज आई एम स्टैंडिंग विथ यू और आई एम बिहाइंड यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम ऐसे ऐसे करो, नहीं, मैं आपके साथ हूं और आपके पीछे खड़ा हूं। तो एक तो लीडरशिप वाली बात, यहां पे कोई उस तरह की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे कभी कभी लग रहा है कि जो भी मैनेजमेंट का बेसिक भी पढ़ा होगा, अगर ये सारी जगह पे आप अड़चन डालते हैं, कुछ करते हैं, तो इट एक्ट्स एज एडवर्टीजमेंट फॉर राहुल गांधी मीटिंग। वो उसका प्रचार होने लगता है, और वो जो एक एक उतना बड़ा इवेंट नहीं बनता, वो बड़ा इवेंट बन जाता है, स्वतः बन जाता है। मेरे बहुत से जानने वाले हमारे आपके जैसे शीतल जी हैं। शीतल जी तो पत्रकार हैं, वो सुल्तानपुर रहते हैं। सुल्तानपुर से वो चले गए उस दिन इलाहाबाद कि भाई वहां कुछ, क्योंकि वहां न्यूज वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो what I'm trying to say is BJP as on date is acting as the advertisement manager for Rahul Gandhi as far as these things are concerned. दूसरा, मैं एक चीज और इस पे समझाना चाहूंगा, ये भी बीजेपी को समझ में नहीं आता है।
पुणे एक समय महाराष्ट्र का बड़ा सेंटर था जहाँ पे एजुकेशन और क्रांतिकारी और देश के ये सारे लोग होते, वो आज भी उसकी एक अपनी अपनी डेफिनेट पकड़ है एक। तो पुणे में राहुल गांधी वहां पे कार्यक्रम कर रहे थे जहां पे वो कहे थे कि हम केवल महिलाओं से बात करें, मतलब महिला लड़कियों जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे उन। तो उसकी सिग्निफिकेंस थी, वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि कहीं उनका एक दिन बनाया। पुणे इज द प्लेस जहां पे ज्योतिबा फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला ऑल वुमेन स्कूल खोला था। तो उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसकी एक इमोशनल वैल्यू है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि और खास करके ये भी एक ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एक एक वैसे तो सबके लिए वंदनीय है, पूरा पूरा महाराष्ट्र उनके ऊपर गर्व करता है, शिवाजी के ऊपर गर्व करता है, लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए वो भगवान के समान है। उनकी उनकी उनका ये होता है क्योंकि उन्होंने जो जो सोशल रिफॉर्म्स की तरफ उन्होंने काम किया तो अद्भुत था, एंड दे वर मच अहेड ऑफ देयर टाइम। 1848 में अगर कोई महिला तो वो बहुत अहेड ऑफ देयर टाइम थे। तो राहुल गांधी ने उसको भी पकड़ा था। अब अगर आप उसकी उसकी परमिशन डिनाई करते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो आप केवल अपनी मुंह की खा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इसका एक काउंटर भी आपको, भाई बीजेपी जैसे अभी तक नॉर्मली क्या होता है ना कि आपने कुछ किया तो उसके मुकाबले हम ये, बीजेपी क्या कर रही है, देहरादून में परेड ग्राउंड नहीं देंगे राहुल गांधी, कहीं छोटे मैदान में, परेड ग्राउंड में हमें गाना बजाने का कार्यक्रम करेंगे एक बड़े नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। ये समझना होगा कि ये जो भाई हम आज से 40 साल पहले 50 साल पहले आप बड़ी पिक्चर रिलीज कर दीजिए लोग उसमें भाग जाएंगे, कोई बड़ा नाच गाना आ जाता तो लोग, आज की तारीख में एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर। नो, आपको ये लगता है कि आप एक कोई बड़ा गाना बजाने के वाले को बुला लेंगे और उसके बाद राहुल, ये इट इज जस्ट बूमरैंग। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो बार बार कोशिश कर रही है अपने को जेनजी के पास किसी तरह से उनसे कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, उनसे बातचीत डेवलप हो जाए, वो उससे दूर होती जा रही है, क्योंकि नो वन विल लाइक कि अगर कोई आदमी बात करने आ रहा है, हो सकता है हमें उसकी बात पसंद ना आए, लेकिन उसको बात करने को लेट हिम हैव हिज। और राहुल गांधी बार बार इस चीज को कर रहा है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन इस देश का मूल, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार है, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। अब आखिरी बात पे मैं बदलू, वो कह रहे हैं ना 10,000 लोग, वो कैसे गिनेंगे? क्या कोई आदमी बैठेगा गिनेगा पर्ची लेके 1 2 3 4 5 6? अब एक फिगर को जो बहुत से लोग बोल रहे हैं वहां 2-2.5 लाख थे, जिसको आप 50,000 कह रहे हैं, भाई आप ही तो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि वो एक फिगर है जो 50,000 थी, उसको ज्यादातर लोग कहते हैं 2-2.5 लाख थी। तो ये गिनती कैसे करेंगे? और मैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं वहां से जा रहा हूं तो क्या मेरी गिनती होगी? मतलब दिस इज समथिंग, दिस इज वेरी फुलिशनेस। ये बीजेपी का वही दिखाती है कि कितने बेवकूफ ये सब है। इसकी बेवकूफी के जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट किसी को इशू करने की जरूरत नहीं। दीज आर दी सर्टिफिकेट। आप 10,000 इंश्योर कैसे करोगे? देखिए, या तो मीटिंग है या नहीं है। मीटिंग में 10,000 है, अब मैं कहूंगा नहीं इसमें 9,999 है, अब गिनिए आप अपने सिर पे कितने बाल है वो गिनिए आप। तो ये सब बेवकूफी के काम करने में इनका कोई वो नहीं है। वो जितने लोगों को आना है आएंगे, एंड यू कैन, हम कहेंगे ये 10,000 है, आप इसको काउंटर कैसे करिएगा कि 10,000? अजय जी जी आनंद, अगर किसी को राहुल गांधी का फीडबैक देखना है तो एक यूट्यूब पर एक इंटरव्यू चल रहा है रिया अहीर का, जिसने वो बॉम्बे में वो पुलिस की गाड़ी रोकी थी, वो सुन लेना चाहिए। वो है जेनजी का फीडबैक अबाउट राहुल गांधी के कितना उन्होंने ढंग से पेश आए और ढंग से इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया था। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। न केवल बीजेपी, आरएसएस भी लगता है राहुल गांधी से अब डर गई है। मैं रेफर कर रहा हूं ये जो केस चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ पूना में। और इससे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं ये स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं, ये दर्शकों के लिए है, जिसमें ये समझ लीजिए ये केस किया किसने है। इनका नाम, जिन्होंने केस किया है, इनका नाम है सत्यकी अशोक सावरकर। और ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये गोडसे से भी रिलेटेड है और सावरकर से भी रिलेटेड है। पैटर्नल साइड से, अपने पिता की साइड से
इनके पिताजी थे अशोक नारायण सावरकर, उनके पिता थे नारायण नारायण दामोदर सावरकर, और इनके भाई थे वीडी सावरकर। तो ये इनके दादाजी के भाई हुए। और मदर की साइड से ये जुड़े हुए थे गोडसे फैमिली से। मदर इनकी हिमानी हिमानी गोडसे, शादी के बाद सावरकर। उनके पिताजी थे गोपाल गोडसे, और उनके भाई थे नाथूराम गोडसे। तो ये सबको जानना जरूरी है कि ये कोई ऐसे ही कोई आदमी नहीं है जैसा यूपी का केस था जिन्होंने आके केस कर दिया है। ये सावरकर फैमिली और गोडसे फैमिली से ही रिलेटेड आदमी है जिन्होंने ये केस किया है। और इस वजह से ये मेरा मानना है कि ये जो भी कहते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब जी ये केस चला पुणे में और काफी दिनों से चल रहा है। ये मार्च 2023 का है केस, वहां से चल रहा है। और अब आके जो हियरिंग्स हुई हैं, इन्होंने एक दो बात उसमें काफी डिटेल में बताई। अगर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था कि गोडसे आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले सत्यकी सावरकर ने ये बोला है, तो बड़े क्लियरली बोला है कि गोडसे वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आरएसएस। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने जान के पार्लियामेंट में गलत बोला था, और हमें अब किसकी बात माननी चाहिए? और थर्ड, वेयर डज दैट लीव आरएसएस नाउ, जो इतने दिनों से ये चिल्ला रहे थे कि हम गांधी के हत्यारे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वेयर आर दे टुडे? आनंद। देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई झूठ नहीं बोला, उनका डीएनए ही वो है। झूठ बोलना रग रग में है। अगर आप आरएसएस के में रहे हैं तो आपका बेसिक इंग्रेडिएंट होगा कि आपको झूठ बोलना आना है, आएगा ही आएगा। आप नहीं चाहते हुए भी आप उस झूठ, तो वो कोई नई बात नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उसी परंपरा को निभा रहे थे जो आज मोदी जी का झूठ पकड़ गया है। वो हर बार मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, मतलब हर बार झूठ बोलते हैं। वो 26 जनवरी में झूठ बोले, अच्छा उधर मोहन भागवत जितनी बार मुंह खोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो उसी परंपरा से अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं। वो चूंकि लोग कहते थे बड़े अच्छे आदमी, अच्छे आदमी ये थे कि अपना शाम को पी के मस्त रहते थे, थोड़ा मुर्गा मुर्गी दारू चारू पी के रहते थे। तो एक जनरल जो लोग बुरा बोलने वाला एक बड़ा समाज है, उनको लगता था अरे यार अपने जैसा आदमी है, अपना लगाता है थोड़ा शाम को, थोड़ा नहीं लगाता है पूरी एक जिसको कहते हैं खंबा, एक खंबा वो लगाता है, मुर्गा मुर्गी नोचता है। तो ये आदमी ये तो ठीक ही हो, क्योंकि आरएस डीएनए वही था। देखिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी वही थे जो जब बाबरी मस्जिद गिरने से एक दिन पहले 4 दिसंबर वो आके लखनऊ में उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि भाई आपको अगर भजन कीर्तन सुनना है तो जमीन समतल होनी चाहिए, तो वहां समतल होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जाके तोड़ो उसको। तो ये तो साफ साफ है, तो इसमें कोई मुझे ताज्जुब नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी के झूठ बोलने से। उनका मालूम नहीं क्यों एक एक एक, एक बड़ा वर्ग जो अपने को लिबरल मानता है वो कहता है बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। खैर, तो अच्छे आदमी, अच्छा दूसरा वो बड़े अच्छे कवि थे। अरे भाई, आप जब वहां बैठ जाते हो ना तो बड़े अच्छे लेखक भी आए। तो ये मेरे सामने है, अभी इतने बड़े लेखक हैं और ये कई किताबें लिख दी हैं इन्होंने। एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, पढ़ाई कैसे की जाए, ये सब वो किताबों में लिखे हुए। तो जो उस पद पे पहुंच जाता है वो अच्छा लेखक भी हो जाता है, अच्छा कवि भी हो जाता है। खैर, जो मूल बात है, दुनिया के सामने हम और आप सारे प्रमाण देके अगर थक जाते तब भी वो नहीं मानते। राहुल गांधी ने, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी 100 मीटर वाले धावक नहीं है, राहुल गांधी मैराथन दौड़ते हैं। तो राहुल गांधी जब स्टार्ट करते हैं तब उनको पता है कि कौन कितने देर दौड़ लेगा। ये सब 100 मीटर्स वाले भी नहीं, ये सब 10 मीटर वाले हैं। 10 मीटर के बाद ये गिर जाते हैं क्योंकि झूठ बोले रहते हैं, 10 मीटर से ज्यादा चल नहीं पाते। सात्विकी सावरकर को ये लगा था कि वो इससे निकल जाएगा। इट इज राहुल गांधी हु इंसिस्टेड कि नहीं, वी मस्ट हैव अ ट्रायल एंड वी मस्ट हैव द इसके वो भी लाए हम लोग, गवाह और सबूत लाए। सबूत यही सब होंगे। अब वो फंस गए पूरी तरह से। ये बहुत से लोगों को शायद ये पहली बार पता लग रहा है कि मतलब गोडसे और गोपाल गोडसे भी उसी में उम्र कैद, उनको भी सजा हुई थी। ही वाज अ को कॉन्स्पिरेटर, मतलब गांधी को जो गोली मारी गई उसमें वो उतना ही हत्यारे के साथ वो भी शरीक था।
उनकी उनके सगे नाना जी हैं गोपाल गोडसे, और इधर उनके सगे परदादा जी हैं सावरकर जी। ये जब दुनिया कहती थी, और जिसको, अच्छा ये सब झूठों की तो बारात है, जब ये कहते थे नहीं नहीं सावरकर के पास नहीं गए थे, सावरकर के पास गए गांधी की हत्या से पहले, सावरकर ने इनको आशीर्वाद दिया। सावरकर ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, इनको जो भी रुपया रुपया पैसा कट्टा पट्टा जो भी होता है, बम फम, वो सब उन्होंने उपलब्ध कराया, या उन्होंने उपलब्ध कोई अपनी जेब से निकाल के नहीं, उन्होंने कहा वहां जाओ वो दे देंगे, उनसे कह देंगे, ये सब काम कराया। और आज की तारीख वो साफ बच के निकल गए। अब तो उनके उनके पौत्र ही साहब कह रहे हैं कि दोनों में रिश्तेदारी थी। एक चीज और है, देखिए ये जो जो बार बार उनकी बात जैसे हमने अटल जी की कही, बीजेपी को अच्छे आज भी वही गोडसे लगते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अभी एक नए दीपक महर्षि साहब उनके सोशल मीडिया के हेड बने हैं, उनके साथ को कन्वेनर जो और बनी वो एक प्रीति गांधी भी बनी है। प्रीति गांधी और इस तरह के बहुत से लोग बने हैं जो केवल गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी। मतलब सोनिया गांधी के लिए जो दूसरे को कन्वेनर साहब क्या क्या नहीं कहते हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, खूब गाली, गंदी से गंदी गाली आप जो सोच सकते हैं वो देते हैं। अब उन लोगों को कन्वेनर बनाया गया है, तो क्राइटेरिया अभी भी है कि कौन गाली ज्यादा देता है। प्रीति गांधी ऑन रिकॉर्ड थी ये कहते हुए, क्योंकि अब उन्होंने शायद साफ किया लेकिन फिर भी वो लोगों ने उसको सेव कर लिया है, कि मुझे शर्म आती है कि मेरा सरनेम गांधी है, महात्मा गांधी के रेफरेंस से कह रही थी। और हाँ, और उनका वो नहीं, ये पार्ट तो उन्होंने कहा ही था, मतलब वो गोडसे से, और कहती मैं गोडसे से ज्यादा प्रभावित हूं, गोडसे को रोल मॉडल है मेरा। तो ये उनका ही नहीं है, पूरे आरएसएस और पूरे बीजेपी का पूरी तरह से रोल मॉडल गोडसे है। कितने लोग मंदिर बनाए हुए हैं, कितने लोग उसकी पूजा करते हैं, कितने लोग फोटो लगाए हुए हैं। जो गांधी के बारे में एक और चीज कही जाती है ना अजय, कि एक सुविधा के गांधी, एक दुविधा के गांधी, एक लड़ाकू गांधी। तो ये सुविधा के गांधी हैं, क्योंकि आज अगर आपको वोट चाहिए, इस देश में कहीं कुछ कहना है, बाहर जाते हैं, तो अगर आपको अपनी हैसियत को दिखानी है तो आपको बिना गांधी के वो ना इज्जत मिलेगी और ना वो आपकी हैसियत मिलेगी। तो इसलिए है, ये साफ हो गया, ये अच्छी बात है। अब सात्विकी जी को लगता होगा कि इसमें कहाँ से कहाँ मैंने शुरू कर दिया था, और उनके लोग भी कहते होंगे तुमने कहाँ ये गलत हाथ डाल दिया। लेकिन जो आया, लोगों को अब कम से कम समझ में आ गया कि सावरकर, गोडसे, आरएसएस सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अजय जी आनंद, अब मैं आता हूं आज के तीसरे विषय पर, जो आपकी ही एक्सपर्टीज है। बीजेपी की नई टीम आई है नेशनल लेवल पर। नेशनल पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा, वो फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है यहाँ साउथ में बैठे हुए कि दिस इज ऑपरेशन उत्तर प्रदेश। दिस टीम हैज बीन सेट विद स्पेशल फोकस ऑन यूपी। बड़े सारे चेंजेस हुए हैं यूपी में, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ, ज्यादातर तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आप इनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। तो ये पूरी फोर्स अब उत्तर प्रदेश पर लग गई है। तो क्या ये वहां पर अब ये किसी भी तरह अब जीतने का इनका प्लान बन गया है? क्योंकि बीच में ये सुना था कि डावाडोल स्थिति है, बीजेपी नहीं जीत पाएगी अगला चुनाव। तो ये पूरी हिस्ट्री और ये पॉलिटिक्स थोड़ा आप समझा दीजिए हमें। आनंद, मेरा थोड़ा अजय इन सारी बातों में, मतलब मेरा थोड़ा व्यू अलग है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये व्यू ठीक नहीं है। जैसे एक है ना कि टू विन अ वॉर यू माइट लूज बैटल्स, ये बहुत पुरानी कहावत है। आपको अगर पूरा युद्ध जीतना है तो आप छोटे मोटे जो झड़पे हैं उनको आप हार जाते हैं। मैं जिस नजर से इस पूरी चीज को देख रहा हूं उसके अनुसार बीजेपी में जो भी नेतृत्व है आज की तारीख में, बीजेपी का नेतृत्व मैं मानता हूं कि मोदी जी और अमित शाह। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह ही सारे डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मोदी जी लेते हैं, वो हमको आपको पता नहीं उन दोनों लोगों के बीच, लेकिन वही नेतृत्व, दे आर दी पीपल हु डिसाइड। मेरी अपनी समझ ये है कि अमित शाह अपने को पीएम इन वेटिंग मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी कई अगले 100-200 साल जी वो राज करेगी, और मोदी जी अब 76 साल के हो ही गए हैं, तो अब अगली बार तो मेरा नंबर आ ही रहा है। वो
महीनों में आता है कि साल में आता है कि 1 साल के 2 साल, अब इट इज नॉट, वो कोई 10 साल बाद नहीं आएगा, सामने दिख रहा है। अब इस सारी जगहों पे एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है जिससे उनको दिक्कत होती है कि ये इसका क्या किया जाए। जैसे हरेन पांड्या एक समय हरदम चैलेंज करता था कुछ लोगों को गुजरात में, तो हरेन पांड्या की हत्या ही हो गई, किसने कराई नहीं मालूम, लेकिन हत्या तो हो ही गई। योगी जी अमित शाह और पीएम की कुर्सी के बीच में खड़े हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसको कहीं कोई रोक नहीं सकता है। योगी जी की क्या है, योगी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बुलडोजर चला चला के, और ये कहीं ना कहीं से वो जो हिंदू हृदय सम्राट हमारे मोदी जी हैं, उसके बाद अगर कोई भी है तो वो योगी आदित्यनाथ है। उसके अलावा बीजेपी में वोट लाने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि कुछ कुछ पॉकेट्स में हो, अमित शाह के पास तो कहीं नहीं। अमित शाह वोट चुरा सकते हैं, अमित शाह वोट डरा सकते हैं, वोट खरीद सकते हैं, लेकिन उनको नाम देके कि अमित शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो एक भी आदमी नहीं है। तो वो अमित शाह को का चेहरा देख के और उनके कार्यकलाप देख के कोई नहीं आएगा, डर के लोग हो सकता है वोट देना। अब आज की तारीख में 2027 में अगर बीजेपी फिर से जीत के आ जाती है उत्तर प्रदेश, तो क्या हो, योगी आदित्यनाथ और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर और स्ट्रांग हो जाएंगे तो उनको हटाना और मुश्किल हो जाएगा। और लोग एक चीज कहते हैं, अरे वो शिवराज सिंह मामा जी थे, उनको ठीक कर दिया, वसुंधरा राजे थी। ये याद रखिएगा, न वसुंधरा राजे किसी मठ की मठाधीश थी और ना शिवराज सिंह चौहान थे। यहाँ पे एक व्यक्ति जो गेरुआ पहन के एक मठ का मठाधीश है, जिसके फॉलोअर बिना किसी पार्टी के लाइन के उसके फॉलोअर हैं। उस मठ को मैं भी मानता हूं, मेरा परिवार भी मानता है। अगर उस इलाके का कोई भी ईस्टर्न यूपी के जो लोग हैं उस मठ को मानते हैं, गोरखनाथ टेम्पल। तो अब ऐसे उसका कंपैरिजन आप शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे से नहीं कर सकते। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कितने आरोप लगे थे व्यक्तिगत बेईमानी के। मैं एक बेईमानी होती है जो इंस्टीट्यूशनल है, जो यूपी में भी है, कहीं पे भी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने कितना भ्रष्टाचार किया और कितना पैसा कमाया है, सबको पता है। योगी के ऊपर कम से कम ये वाला आक्षेप अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं लगा है। ये जरूर है कि यूपी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है, लेकिन योगी के ऊपर मैंने अभी तक नहीं सुना है ये भ्रष्टाचार। अब अगर जीत के आ जाते हैं 2027 में, तो फिर तो हटाना मुश्किल है। तो ज्यादा आसान ये है, अच्छा कोई बीजेपी, ऐसा तो होगा नहीं कि 250 सीट से बीजेपी 2 सीट पे आ जाएगी। बीजेपी को हार जाने दो भाई। ये इलाज तो ये किए थे ना, ये इन्होंने, अगर याद करिए तो नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को वहां भेज के नीतीश को की सीटें कम करवा दिए थे ना। जो 70 सीटें आती थी वो 40 सीट पे रह गए थे नीतीश, जिसको कहते हैं ना औकात बता दी थी उनकी। अभी क्या है कि अगर योगी के नेतृत्व में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाती है, तो फिर योगी पीएम की रेस पे भी नहीं है। ये तो मानी हुई बात है, इसमें कुछ आपको कुछ करना ही नहीं है। देन ही इज आउट ऑफ रेस। वो जैसे डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेरी जो समझ है, ये जो इन्होंने जिन लोगों को भेजा है यहाँ, ये वो लोग हैं जो कैसे बीजेपी को यहाँ इलेक्शन हराएंगे, इस पे। मैं इनकी एक कारस्तानी और बता दूं। ये जगदीश पटेल जी जो आए हैं, जगदीश पटेल जी मोदी जी के बनारस में चुनाव इंचार्ज थे। इन्हीं की देखरेख में चुनाव लड़ा गया था 2024 का। मतलब ही वाज द पर्सन हु वाज कॉलिंग द शॉट। मतलब चुनाव के सब कुछ करता ये थे। उस करता से क्या हुआ, 4,70,000 से मोदी जी चुनाव जीते थे 2019 में, वो 1,52,000 आ गए। तो ये इनकी कैपेसिटी थी। तो इनकी कैपेसिटी ये भी थी, और अमित शाह की, कि बीजेपी 2 नंबर की पार्टी पे ढकेल दी गई। अच्छा, मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक नया फॉर्मूला आ ही चुका है कि कैसे पार्टी को तोड़ लेना है। क्योंकि कुछ इस तरह के पैसे ऑफर करो, देखिए उसमें मैं भी वो कहता हूं, लेकिन उसमें पैसे ऑफर इस तरह के और इस तरह की धमकी दी जाती है कि दोनों चीजें चलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उनको 2029 के बाद देख लिया जाएगा।
या 2029 से पहले देख लिया जाएगा। आज की तारीख में योगी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो अमित शाह का रास्ता बहुत साफ हो जाता है, बिल्कुल, मतलब फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। तो जगदीश पटेल को यहां लाना, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने मोदी जी के 4,70,000 को 1.5 लाख कर दिया था, और वो भी अगर बेईमानी नहीं हुई होती और अफसरों को डराया धमकाया नहीं गया होता तो वो भी ज्यादा ही वोट है, मतलब 1,52,000, उनको ला के यहाँ बिठा। अच्छा, अब वो क्या है, उनको बताया जा रहा है वो कड़वा पाटीदार है। कड़वा पाटीदार मतलब वो कुर्मी है जाके। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक कुर्मियों का बड़ा, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सब, पंकज चौधरी, वो कुर्मी है, 7-8 बार के MP हैं, मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जो एक और कुर्मी, में बीजेपी के भी कुर्मियों की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र देव सिंह है, पॉपुलर है, योगी आदित्यनाथ से बहुत उनका, उन दोनों का एक आपस में बहुत स्नेह है, उन लोग साथ काम बहुत अच्छा करते हैं, उनकी पहली चॉइस होते हैं योगी आदित्यनाथ की। नेता भी है, ग्राउंडेड नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंकज चौधरी ग्राउंडेड नहीं, वो ग्राउंडेड है। तीसरा, सोनेलाल पटेल वाली जो पार्टी है अपना दल, अनुप्रिया पटेल है। तो आपके पास जब इतने बड़े बड़े कुर्मी छत्रप है तो आप जगदीश पटेल को क्यों भेज रहे हैं? जगदीश पटेल को मुझे लग रहा है इसीलिए भेजा गया है जैसे अशोक शर्मा जी को भेजा गया था उत्तर प्रदेश में। ये हाँ, ये आ रहे हैं गुजरात से और ये बेद ऐसा चला देंगे कि उत्तर प्रदेश, और बस ये 2-4 महीने के बाद योगी जी को बाहर कर दिया जाएगा और ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। योगी जी ने, जैसा कहा जाता है कि पहले 2 साल उनको स्टूल भी नहीं दिया था, घूमो कहीं घूमना, जाओ जहां। तो रोग आकर के कहीं पे बने हैं अभी उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे भ्रष्ट, सबसे अव्यवस्थित, सबसे बेकार डिपार्टमेंट अगर इस समय कोई कर चल रहा है उसकी अगर वो हो, तो उसमें निसंदेह पहले नंबर पे बिजली विभाग है। तो ये इनके कॉम्पिटेंट लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरी अभी भी समझ है कि अमित शाह का बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है कि कैसे हराओ। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो अमित शाह का रास्ता साफ। अजय जी आनंद, तो इसमें फिर क्या हम इंतजार करें कि योगी स्ट्राइक्स बैक? वो भी चुप तो बैठने वाले में नहीं है। वो नहीं, दिक्कत क्या है कि योगी जी की एक दिक्कत क्या है कि अगर आज योगी जी को ये हटा दें आज की तारीख में तो एक MLA इस्तीफा नहीं देगा। योगी अपनी कॉम्पिटेंस, योगी इसलिए है क्योंकि मैं सबसे बड़ा हिंदू का फेस हूं, तुम मुझे छू कैसे सकते हो? जिस हिंदुत्व के फेस पे अभी तक ये लोग चुनाव जीतते आए हैं, हमारे आपके बगल में जो जहर फैला है कि भाई उसका सबसे बड़ा फेस योगी अब तक। उनके पास कोई ग्राउंड पे संगठन नहीं है। लेकिन अब उनको, जैसे उत्तर प्रदेश में जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो योगी जी के लाख कहने पे भी टिकट बांटे गए, अपने मन से लोगों ने टिकट बांटा और हारे। तो वही काम इस बार भी होगा। ये योगी आदित्यनाथ की चलने नहीं देंगे। और मुझे मालूम नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि अमित शाह को सबसे अच्छा सूट ये करेगा कि 150 सीट के करीब बीजेपी की आ जाए, 150 पौने 200, सरकार ना बना पाए और फिर देखा जाएगा। राइट, थैंक यू आनंद, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।